हाँ बेटा, आज के लेक्चर में हम बहुत ही बेसिकली क्लास 12 का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th क्लास का यूनिट फर्स्ट। हाँ बेटा, ये यूनिट फर्स्ट जो है आपका, उसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना? अब देखिए, बहुत ही बेसिक ये लेक्चर है आज का, बहुत ही सिंपल। देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रो का मीन्स होता है बेटा वैद्युत से। इलेक्ट्रो का क्या होता है बेटा? वैद्युत। और बेटा जो स्टैटिक्स का मीन्स होता है वो सब आप लोग जानते ही है। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। यानी कि बेटा फर्स्ट यूनिट में हम स्थिर वैद्युत के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है ना? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत की। क्लियर? और बेटा ये जो वैद्युत वर्ड है, इसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है बेटा आवेश से। ठीक है ना? अतः भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। क्या रहा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश और उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। ठीक है ना बेटा? अब बात आती है आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंतर्गत आज हम जो शुरू कर रहे हैं बेटा, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, अब वो क्या है? वो है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान देना बेटा, इस फर्स्ट चैप्टर के दो पार्ट है बेटा। फर्स्ट पार्ट में अपन को सीखना है वैद्युत आवेश, और सेकंड पार्ट में सीखना है अपन को वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना? अब जरा ध्यान देना, जैसे सबसे पहले हमें यह सीखना है कि वैद्युत आवेश क्या है। इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम बात करें नेचर की, तो बेटा अपने नेचर में, अपनी प्रकृति में दो मूलभूत सत्ताएं हैं। प्रकृति की दो मूलभूत सत्ताएं होती हैं। अब प्रकृति की दो मूलभूत सत्ताएं क्या क्या है बेटा? पहला है बेटा रेडिएशन वेव्स। ठीक है ना? यानी कि विकिरण तरंगें। ठीक? और बेटा प्रकृति की दूसरी मूलभूत सत्ता है पार्टिकल। कहने का अर्थ है ये संपूर्ण प्रकृति इन दो ही चीजों से बनी हुई है, एक कणों से और एक तरंगों से। ठीक है बेटा? अब इसमें जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देखिए बेटा, पहली कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल की होती है मास, यानी कि प्रत्येक पार्टिकल का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। ठीक है? और दूसरी प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की, वो होती है बेटा चार्ज। ठीक है ना? यानी कि आवेश। अब ध्यान देना, कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल का कोई ना कोई मास होगा, वजन होगा, और उस द्रव्यमान की वजह से उस पार्टिकल पर अप्लाई होगा बेटा ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है ना? ग्रेविटेशन फोर्स में क्या होगा? मास जितना ज्यादा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा, और मास जितना कम होगा, ग्रेविटेशन फोर्स भी उतना ही कम होगा। बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है उसकी चार्ज। अब देखिए चार्ज क्या है? जैसे सपोज करिए हमारे हाथ में ये चौक, ठीक है ना? इस चौक का कोई ना कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल में कोई ना कोई मास भी है। उस मास पर अर्थ अपना ग्रेविटी अप्लाई कर रही है, तो इस पार्टिकल को नीचे गिर जाना चाहिए ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। बट होता क्या है, जैसे ही मैंने इस चौक को बोर्ड पर रखा, ठीक है ना, और रखने के बाद मैंने इसको हल्का सा रब कर दिया, तो चौक इससे जाकर के चिपक गया। ठीक है ना? क्या चौक के इस पार्टिकल पर ग्रेविटी काम नहीं कर रही? कर रही है, ग्रेविटी काम कर रही है, लेकिन फिर भी ये इससे चिपका हुआ है। इसका मतलब है इस पार्टिकल और इस बोर्ड के जो पार्टिकल है, उन दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ये पार्टिकल इससे चिपके हुए हैं।
बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे कि अपन जानते हैं चार्ज दो टाइप के होते हैं बेटा, एक तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, एक होता है बेटा नेगेटिव चार्ज। अब अपन जानते ही होंगे कि दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, या फिर दो नेगेटिव चार्ज, बताइए इन दोनों के बीच में प्यार है या दुश्मनी? दुश्मनी। कहने का अर्थ है दो पार्टिकल्स अगर सजातीय हैं तो उनके बीच में है दुश्मनी, क्योंकि वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना बेटा। अच्छा, अगर मैंने दो चार्ज ऐसे लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, अब बताइए इन दोनों के बीच में प्यार है या दुश्मनी? बेटा प्यार है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्ट प्लस और माइनस दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि वैद्युत आवेश जो चार्ज होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। और बेटा चार्ज को हम Q से लिखते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं? Q से। तो एक तो हो गया प्लस Q और दूसरा हो गया माइनस Q। दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये बताया किसने बेटा? ये बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखें। आवेश दो प्रकार का होता है, ये किसने बताया बेटा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और अपन को क्या ध्यान रखना है? दो सजाती, यानी कि एक जैसे आवेश एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्षित, और दो विजातीय यानी कि अलग अलग आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? आकर्षित। और चार्ज दो प्रकार का होता है, ये किसने बताया बेटा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब देखिए कहने का अर्थ है ये चार्ज दूसरे चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करता है, उस फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स जितने एरिया में या जितने फील्ड में अप्लाई होता है, ठीक है ना, उस फील्ड को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इस चैप्टर में हम दो ही चीजें पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चैप्टर में आज हम बेसिकली जो स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो है बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज। इस यूनिट में बेटा सबसे पहले अपन चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में, ठीक है ना। अब देखो जैसे कोई पदार्थ है, सपोज कर लिया कोई पदार्थ है, वो पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होगा, ठीक है ना, सूक्ष्म कणों से, कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब ये जो पार्टिकल्स है, अब ये पार्टिकल्स के भीतर परमाणु भी पाया जाएगा, ठीक है ना, और उस परमाणु के भीतर पाया जाता है बेटा नाभिक। परमाणु के भीतर क्या होता है? नाभिक, ठीक है ना। अब ये जो नाभिक न्यूक्लियस है, इस नाभिक के अंदर दो चीजें हैं बेटा, एक प्रोटॉन और दूसरा क्या है बेटा? न्यूट्रॉन, ठीक है ना। और इस नाभिक के चारों ओर जो ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब होता क्या है, ध्यान देना, ये जो परमाणु है ये परमाणु पूर्णतः उदासीन होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि इस परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है, ठीक है, यानी कि परमाणु पूर्णतः उदासीन होता है। अब होता क्या है कि जैसे कोई भी पदार्थ है, वो पदार्थ प्रारंभ में पूर्णतः उदासीन होगा, ठीक है ना। अब पूर्णतः उदासीन होगा तो अब हम क्या करेंगे कि इस पदार्थ को किसी अन्य दूसरे पदार्थ से रब्त करेंगे, रगड़ेंगे। तो क्या होगा, जैसे दो पदार्थ है, एक ये और एक ये, ठीक है ना, दोनों प्रारंभ में उदासीन है। अब उदासीन पदार्थों को जैसे ही एक दूसरे से रगड़ा जाएगा तो क्या होगा, ये जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, ठीक है। एक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा। ध्यान देना, जैसे सपोज किया ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, ये वस्तु प्रारंभ में पूर्णतः उदासीन है। बेटा कोई वस्तु उदासीन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन उसके पास जितना नेगेटिव चार्ज है उतना
पास पॉजिटिव चार्ज है तो बेटा उसका नेट चार्ज जो परिणामी आवेश हो गया वो 0 हो गया, इसलिए वो वस्तु पूर्णतः उदासीन है। ठीक है ना। अब उदासीन वस्तु का मतलब ये भी कह सकते हैं कि इस वस्तु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में बराबर है। अब हमने क्या किया, इस वस्तु से बाहर निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से बाहर निकाल दिए। अब क्या होगा, इस वस्तु पर चार्ज आ जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना। इसका मतलब जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है उस पर आता है बेटा धनावेश। क्या आता है बेटा, धनावेश। अब यह सपोज किया अपन ने कोई दूसरी वस्तु ली, प्रारंभ में ये उदासीन थी, हमने क्या किया, इस वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव का 2e। कहने का अर्थ है जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है उस पर आता है बेटा ऋणावेश। ठीक है ना। अब सीधा सीधा है कि हमने क्या किया, एक वस्तु ली, वस्तु A वस्तु, और दूसरा लिया अपन ने B वस्तु। क्लियर। प्रारंभ में मान लिया ये दोनों वस्तु उदासीन थी, इन पर कोई चार्ज था ही नहीं। अब हमने क्या किया, इन दोनों के एक दूसरे से रगड़ा। ठीक है। जब हमने एक दूसरे को रद्द किया तो एक वस्तु से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और दूसरी वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गए। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है, उस पर आया धनावेश, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है, उस पर आया ऋणावेश। तो अब क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु का आपस में रगड़ देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो जाता है, जिससे वस्तु पर आवेश आता है, और ये आवेश किसी दूसरे आवेश पर एक फोर्स अप्लाई करता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स की एक छोटी सी क्लिप मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसको आप अभी देखिए। हाँ बेटा, अब जरा देखना, जैसे ये कुछ कागज़ के पीस रखे हुए हैं और ये हमारे हाथ में एक स्केल है। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इस स्केल को कागज़ के पीसों के पास लेके आए, लेकिन स्केल से कोई कागज़ नहीं चिपक रहा। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस समय कागज़ के पीस और स्केल, ये दोनों चीज़ें हैं, वो दोनों उदासीन हैं। अब मैंने क्या किया, जैसे ये कपड़ा लिया, इस कपड़े पर मैंने स्केल को रब्ड कर दिया, रगड़ दिया। रगड़ने से क्या होगा, ये स्केल या तो कपड़े को इलेक्ट्रॉन देगी या फिर ग्रहण करेगी। तो ऐसी कंडीशन पे इस स्केल पर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इस स्केल को कागज़ के पीसों के पास लेके आए। ठीक है ना। तो इसने क्या किया, स्केल ने इन कागज़ के पीसों को आप देख सकते हो अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट किया, देखो कब किया, घर्षण के बाद में किया, क्योंकि घर्षण के बाद ये स्केल आवेशित हो गई, लेकिन घर्षण से पहले ये स्केल कागज के पीसों को अट्रैक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब है कि घर्षण से इस वस्तु पर कोई ना कोई आवेश आ जाता है। तो अभी क्लिप में हमने देखा कि कोई भी वस्तु है वो प्रारंभ में उदासीन है। ठीक है ना। और जैसे ही अपन उसको रब्ड कर देंगे, रगड़ देंगे, तो उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए बेटा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, सबसे पहले अपन बात कर लें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसको डिफाइन कैसे करें। तो बेटा इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं। ध्यान देना, जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि कोई कण है। ठीक है ना। कण यानी कि सूक्ष्म परमाणुओं से मिलकर बना हुआ। अब ये सूक्ष्म परमाणु के भीतर क्या है, नाभिक। ठीक है ना। और नाभिक में पाए जा रहे हैं 2 अवयव, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। ठीक है ना। और इसके चारों ऑर्बिट्स में कौन सा चक्कर लगा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। इसका मतलब है जो ये चार्ज है वो ऐसी परमाणु यानी कि किसी परमाणु के मूल कणों का, अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मूल कण बोले जाते हैं। कौन से कण बोले जाते हैं बेटा, मूल कण। मूल कण यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये जो चार्ज है वो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का
ठीक है ना, यानी कि वैद्युत आवेश मूल कणों का एक नेज गुण होता है। अब क्लियर हो गया। अब ये क्या करता है, जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। ध्यान देना, पहली कंडीशन यानी हमने कह दिया कि ये चार्ज है वो स्थिर है, स्थिर आवेश, क्योंकि देखिए फर्स्ट यूनिट अभी अपन ने स्टडी किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स का यानी कि स्थिर रहना। अगर चार्ज स्थिर है, आवेश स्थिर होगा, ठीक है ना, तो वो स्थिर आवेश क्या करेगा, एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। कहने का अर्थ है जो स्टेबल चार्ज है वो स्टेबल चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना। अब वो फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स जितने फील्ड में वर्कआउट करता है, अप्लाई होता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम वैद्युत क्षेत्र ही है। अब ध्यान देना, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, यदि आवेश स्थिर होगा तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। दूसरा, यदि वो आवेश गति कर रहा है, कहने का अर्थ है गतिशील आवेश है। अब गतिशील होने की 2 अलग अलग सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है कि वो एक समान वेग से गति कर रहा है। अगर वो एक समान वेग से गति कर रहा होगा आवेश, तो वो आवेश वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। कहने का अर्थ है यदि आवेश स्थिर है तो वो उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र, यदि आवेश एक समान वेग से गति कर रहा है तो उत्पन्न करेगा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों। और तीसरी कंडीशन, ये जो गतिशील आवेश है, यदि ये गतिशील आवेश त्वरित गति कर रहा है, त्वरित का अर्थ हुआ कि इसके वेग में लगातार वृद्धि हो रही है, उसका वेग एक समान नहीं है, उसके वेग में लगातार वृद्धि हो रही है किसी ना किसी त्वरण से, तो ऐसी कंडीशन में वह आवेश उत्पन्न करेगा EMW, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है, ठीक है ना बेटा। अब हम आवेश के बारे में बहुत ही सिंपल पॉइंट से और सीखेंगे, ध्यान देना बेटा। तो बेटा अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट के बारे में बात करेंगे। यूनिट यानी कि मात्रक। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मात्रक है वो कंडीशन पर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान देना कि सबसे पहले अगर हम बात करें इसका एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, तो बेटा चार्ज का जो एसआई मात्रक है वो है कूलाम। क्या बेटा, कूलाम। तो अपन इसको सी से लिखते हैं, क्लियर है। अब बात आती है सर एक कूलाम किसे कहते हैं, एक कूलाम किसे कहते हैं। तो देखिए 10th में आपने विद्युत धारा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। विद्युत धारा यानी कि आई बराबर क्या होता था, Q/T, ठीक है ना। यहाँ Q किसको बता रहा है बेटा, चार्ज को, आवेश को, ठीक है। T टाइम यानी कि समय को बता रहा है, और I किसको बता रहा है, विद्युत धारा को। अब हमें जो मात्रक लेना है वो लेना है चार्ज का, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या बना, Q बराबर I/T, ठीक है ना। यदि मैंने कह दिया I जो वैद्युत धारा है वो है 1 एम्पियर की, और जो T टाइम है वो है 1 सेकंड, ठीक है ना। तो अब सुनना जरा, 1 एम्पियर वैद्युत धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो, क्या 1 एम्पियर वैद्युत धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो, तो उसका आवेश कितने कूलाम कहलाएगा बेटा, 1 कूलाम। कितना कहलाएगा, 1 कूलाम, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो Q का वैल्यू 1 आएगा, यानी कि आवेश कहलाएगा 1 कूलाम। अब ध्यान देना, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 MC, यानी कि 1 मिली कूलाम, ठीक है ना। दूसरा लिखा 1 म्यू सी, यानी कि 1 माइक्रो कूलाम। आगे लिखा 1 NC, यानी कि 1 नैनो कूलाम। आगे लिखा 1 PC, यानी कि 1 पिको कूलाम, ठीक है ना। अब आपने ये टेबल पढ़ी होगी, पहले भी आप जानते होंगे, टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टोडेका डे सेंटीमीटर माइक्रो नैनो पिको, ये सीरीज आपने सीखी है, तो उसके बेस पर आपको इन सब की वैल्यू यहाँ पता है।
देखिए मिली के लिए 10⁻³ कूलम, माइक्रो में आएगा 10⁻⁻6 कूलम, नैनो 10⁻⁻9 कूलम, और पिको में कितना आता है आप सबको पता है 10⁻12 कूलम। तो देखिए ये जो कूलम है वो है इस वैद्युत आवेश का SI मात्रक, ठीक है ना। अब यहां पर दो बातें ध्यान रखना, अगर आपसे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है सर इस आवेश का CGS मात्रक बताइए, कौन सा मात्रक बताइए, CGS मात्रक, तो बेटा इसका आंसर आप देके आओगे स्टेट कूलम। क्या आंसर दोगे बेटा, स्टेट कूलम, या इसका नाम देखिए जैसे अभी आपने सीखा कि आवेश दो प्रकार का है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। किस वैज्ञानिक ने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना। तो उसी वैज्ञानिक के नाम के आधार पर आवेश का CGS मात्रक है फ्रैंकलिन, ठीक है ना। वैज्ञानिक के नाम के बेस पर इसका CGS मात्रक है स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन, ठीक है ना। अब देखिए एक कूलम में, ठीक है ना, 3 × 10⁻9 ESU होते हैं। एक कूलम में कितना, 3 × 10⁻9 ESU, और या फिर कह सकते हैं एक कूलम में 1/10 EMU होते हैं। अब सर हमारे मन में एक क्वेश्चन आया, सर ये ESU और EMU क्या है, ठीक है ना। तो ध्यान देना बेटा, ESU का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का क्या अर्थ है, इलेक्ट्रो, S से स्टैटिक और U से यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक लिखा हुआ है EMU, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे यहां पर E का अर्थ हुआ इलेक्ट्रो, M से हुआ मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और U से हुआ यूनिट। यानी अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत आवेश का SI मात्रक बताइए, तो SI मात्रक आप क्या बताने जा रहे हो बेटा, कूलम, ठीक है। अगर आपसे वैद्युत आवेश का CGS मात्रक पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, स्टेट कूलम या फिर फ्रैंकलिन। और एक कूलम में कितने ESU होते हैं और कितने EMU होते हैं, इनका मतलब आपको समझ में आ गया। देखिए थर्ड पॉइंट पर अब हम बात करते हैं आवेश का, सर कोई प्रायोगिक मात्रक भी है, हाँ आवेश के प्रायोगिक मात्रक की भी हम बात कर लें। तो ध्यान देना, अभी आपने पढ़ा Q = IT, तो अपने लिखा Q = IT। तो देखिए I क्या है, वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, ठीक है ना। तो इसका आवेश का प्रायोगिक मात्रक हम कह सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड। देखिए चौथी बात, अब हम बात करें, अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक यदि आपसे पूछा जाता है तो आप ध्यान दीजिए सबसे बड़ा मात्रक लिखेंगे फैराडे। ध्यान देना यहां पर फैराडे लिखा हुआ है, फैरड नहीं लिखा हुआ, क्योंकि फैरड शब्द अगर आपने लिख दिया तो वैद्युत धारिता में चला जाएगा, ठीक है ना। वो आपका चैप्टर नंबर 4 में पहुंच गया। यहां आपको ध्यान रखना फैराडे, साइंटिस्ट का नाम सुना होगा। अब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, और एक फैराडे में होते हैं बेटा 96,500 कूलम। तो ये रहा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। अब देखिए सबसे बड़ा मात्रक पढ़ लिया तो सबसे छोटा मात्रक भी हम यहां सीधे लेते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। तो बेटा आवेश का सबसे छोटा जो मात्रक है वो है बेटा इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, ठीक है ना, वही है इसका सबसे छोटा आवेश। अब देखिए सबसे छोटा आवेश ई क्या है, मूल कण। जो आपने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो मूल कण है, इन मूल कणों का आवेश है वो कहलाता है मूल आवेश। ये हो सकता है प्लस या फिर माइनस का ई, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ध्यान देना इसका जो ये मान है
ये मान किस प्रयोग के आधार पर निकला वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग। तो अपन कह सकते हैं मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के आधार पर इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो निकल के आता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बेटा, हमने आवेश के ये सारे मात्रक यहाँ स्टडी किए। यहाँ पर एक बात और ध्यान देना कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो आप ई लिखेंगे। देखिए स्टाइल मारने के लिए कुछ लोग बताते हैं कि आवेश का जो सबसे छोटा मान है वह ±2e/3 और या फिर ±e/3। ठीक है ना, इनको अपन कहते हैं बेटा क्वार्क पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्वार्क पार्टिकल्स। अब देखिए इन क्वार्क पार्टिकल्स की खोज तो हो चुकी है, लेकिन इनके बारे में अभी अपन को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। केवल ये बताया कि ये क्वार्क पार्टिकल्स है वो 6 प्रकार के होते हैं। इनका जो आवेश है वो ±2e/3 या ±e/3। तो अगर आपको ये लिखा हुआ दिखता है तो आप केवल उसको समझ लेना कि ये केवल क्वार्क पार्टिकल्स की बात हो रही है, जो अभी अपने प्रैक्टिकली लैब में पॉसिबल नहीं हुए हैं, केवल इनकी एक जानकारी मिली है। जब भी आपसे सबसे स्मॉल चार्ज पूछा जाए, स्मॉलेस्ट चार्ज, तो आप केवल एक ही आंसर देना बेटा, वो है ई। ठीक है ना, ये तो रहा चार्ज के बारे में मात्रक। अब एक छोटी सी बात चार्ज के विमा और देखना है। ठीक है ना, देखिए चार्ज की जो विमा है तो देखिए चार्ज फॉर्मूला क्या है, Q = IT। ठीक है ना, Q = IT। आई क्या? वैद्युत धारा क्या? विमा A एम्पियर और समय के विमा T। अब देखिए जो विमाएं होती है वो मैक्सिमम M, L, T कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। अब यहाँ पर M नहीं है तो M की पावर ले लो 0, L नहीं है पावर ले लो 0, T है पावर कितनी है बेटा 1, A की पावर कितनी है 1। अतः आवेश की जो विमा अगर आपसे पूछी जाए तो आप लिख के आएंगे M0 L0 T1 A1। ठीक है ना, अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर अपने आवेश की विमा पढ़ ली, आवेश की मात्रक पढ़ ली। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए सर आवेश की कोई दिशा होती है, बेटा आवेश की कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि देखिए वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, समय टाइम वो भी एक अदिश राशि है। अतः हम कह सकते हैं आवेश एक अदिश का मतलब एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा, इनफ फॉर टुडे एंड दैट्स ऑल।